फाइल करी है, तो आप नई रिजीम में नहीं जा सकते थे, आपको पुरानी रिजीम में ही रहना पड़ेगा। पर ऐसा अब वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये अंतर क्या है? पहले 2.5 लाख के बाद 2.5 से 5 लाख का स्लैब होता था, वो अब 3 से 6 लाख का हो गया है। जी जी जी। तो इसमें टैक्स में राहत मिलने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी या टैक्स देने वालों की संख्या? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो टैक्स में जो राहत मिली है, और लोग भी अब नई टैक्स रिजीम का रुख करेंगे, बिल्कुल रुख करेंगे, क्योंकि अब आप ये देखिए पुराने टैक्स रिजीम में फायदा ही क्या है। 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, और 2.5 से 5 लाख तक का वही 5% का रेट, 5 से सीधा फिर 10 आ जाता है तो 20% का टैक्स लग जाता है, और 10 से ऊपर तो वही 30%। और एक और जो बात जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सरचार्ज में भी नई रिजीम में फायदा हुआ है। जो 37% का सरचार्ज है, वो नई रिजीम वो पुरानी रिजीम में तो कंटिन्यूड है, अभी फाइनल प्रिंट्स हमें देखने पड़ेंगे, बट पुरानी रिजीम में वो 25%। मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा और आप मुझे बताइएगा कि जिसकी आमदनी 6 लाख है उसको कितना फायदा हो सकता है, जिसकी आमदनी 12 लाख है उसको कितना, जिसकी 15 उसको कितना। आप जरा एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन मनोज सर, आपका पहला रिएक्शन बजट भाषण के बाद। देखिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तो सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि जो वोटर है वो इस बजट की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर हम देखें तो पीएम आवास योजना का जो टोटल जो बजट है उसमें 66% इंक्रीज़ किया है। और ये जो नया टैक्स रिजीम है, ये मिडिल क्लास के बीच में काफ़ी पॉपुलर होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात माननी पड़ेगी कि जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्योंकि जो डिटेल है वो तो अभी आएंगे, तो उसको ये देखते हुए है कि उन्होंने कोई ऐसे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे जिससे कि हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं, जो कि किसी भी बजट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या देश की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मुझे लगता नहीं कि जो एक्सपेक्टेड लाइन है उससे कुछ नीचे जाएगा। फिस्कल डेफिसिट आपने देखा होगा कि वो भी मेंटेन्ड है, और 2000 और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनका जो प्रोजेक्शन है वो भी बिल्कुल ही कंट्रोल्ड है, 5.9%। जी, तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है। एनके सर, आपका पहला रिएक्शन बजट में क्या कुछ खास आपको लगा सर, या कुछ ऐसा मिसिंग जो आपको लगा कि हाँ इसको एड्रेस करना चाहिए था, वित्त मंत्री नहीं कर पाएंगे? हाँ, बल्कि हम कहेंगे कि एक ईमानदारी से जो बजटरी कंपल्शंस थे उसको उन्होंने पूरी तरह से तरजीह दी है, और लिहाजा ऐसा नहीं किया कि इलेक्शन बजट की वजह, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसान सम्मान निधि में एक अच्छा खासा 2000 रुपये और बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं था कि चुनाव है तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। जो फाइनल हैं वो जो बजटरी कंपल्शंस है उसको देखते हुए उन्होंने कहीं ये कोशिश नहीं की है कि हम, और ये ध्यान रखिएगा कि फिस्कल डेफिसिट जो मेंटेन किया है, इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट आपका कितना है। रेवेन्यू डेफिसिट ना हो, इसके लिए उन्होंने कोई ऐसा लोक लुभावन बजट नहीं दिया है जिसको हम कहें कि साहब ये तो बजट चुनाव के लिए है। तो निहायत ईमानदारी का बजट है, सरकार अपनी कंपल्शन समझ। हमारे साथ योगेंद्र यादव सर भी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र सर, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरवीर सर, खेती किसानी के लिए इस बजट में क्या कुछ खास आपको लगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो बजट है ये लाभार्थी से आगे जाके मिडिल क्लास का बजट है। जहाँ तक खेती किसानी का है वो स्टेटस को है, उसमें कोई ऐसा बदलाव इस बजट में नहीं दिखता। कुछ बातें कही गई हैं कि डिजिटल और ये सब करने के लिए बात है, अदरवाइज कोई मेजर चेंज। मिडिल क्लास के लिए बजट कैसे लगता है सर आपको? नहीं, ये जो देखिए जो टैक्स प्रोविजन किए हैं, मिडिल क्लास का सारा कुछ इंटरेस्ट जो है 90% वो सिर्फ फोकस होता है कि उसको टैक्स में क्या मिल रहा है। तो उसको नए भारत का एक तरीके से मैं कहूँ, जो नए की बात होती है, न्यू टैक्स रिजीम में वो रियायत दे दी है, तो ये इसलिए मिडिल क्लास का लगता है। बाकी फार्मर्स के लिए कोई जो एक फोकस होना था रूरल में और उस तरीके का ग्रोथ देने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो जो एक जो गैप है, जो डिस्पैरिटीज, तमाम सारे आंकड़े कहते हैं डिस्पैरिटीज बढ़ रही है, और एक चांस था कि जो हाई नेटवर्थ के लोग हैं उनसे कुछ टैक्स लिया जाएगा, बल्कि उनके लिए जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो और घटा दिया है। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि बजट इज नॉट जस्ट ए डॉक्यूमेंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बजट एक इंटेंशन भी होता है सोसाइटी को के बीच में संतुलन बनाने के लिए, वो मुझे नहीं दिखता है। फिक्की और एसोचैम के प्रतिनिधि इस वक्त यहाँ नहीं है, वरना वो आपकी तरफ देख रहे होते घूर कर कि हमसे क्या दुश्मनी है कि हम पर आप और ज्यादा टैक्स बढ़वाना चाहते हैं। लेकिन योगेंद्र यादव सर, इस बजट की कोई खास बात, अच्छी बात
जो आपको नजर आई हो इस बजट भाषण में, जिसके लिए आप सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहें वित्त मंत्री को? मैं वित्त मंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मामला सिर्फ 100 मिनट से कम में निपटा दिया। एक दो बार तो उन्होंने 2 घंटे से लंबा भाषण दिया था, तो इसलिए तो उनका शुक्रिया कहना चाहिए। जहां तक किसान की बात है, हरबीर जी यहाँ बैठे हैं, एनके सिंह जी बैठे हैं, मैं एक सिंपल बात कहना चाहता हूं। आपको इस बजट में किसान कहीं दिखाई दिया क्या? इसमें ना तो किसान था, ना ये बजट है। पिछले जितने भी वर्षों का 20-25 वर्ष के बजट तो मैं सुन रहा हूं, मुझे एक भी बजट याद नहीं आता जिसमें किसान को इस तरह से पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और ये तो मुझे भूल गए सांवरिया वाली मामला लग रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, इस बजट में पहले के, आप सुन लीजिए मेरी बात, पहले के बजट में किसान के लिए कुछ दान मिल जाता था, किसान को कुछ स्कीमें घोषणा कर दी जाती थी, और नहीं तो कुछ डायलॉग मिल जाता था। इस बार तो किसान का नाम भी नहीं लिया गया है। एग्री एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप हैं, डिजिटल हैं, किसान है कहां? ठीक है, वित्त मंत्री ने सप्तऋषि की बात की। योगेश सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा सर। आपने स्टार्टअप का तो जिक्र खुद ही कर दिया, जिसका वित्त मंत्री ने ऐलान किया, कृषि वर्धन कोष का उन्होंने जिक्र किया, जिसको माना जा रहा है कि इस एग्री स्टार्टअप को इससे बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। श्री अन्न योजना की शुरुआत भी की है, जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने किया है अपने बजट भाषण में, जो मोटे अनाज पर सेंट्रिक है। इसके अलावा किसान का जिक्र हुआ है 20 लाख करोड़ के कृषि ऋण के संदर्भ में, और साथ ही साथ किसानों का जिक्र हुआ है वित्त मंत्री के भाषण में, ये कहते हुए कि 3 साल में 1 करोड़ किसानों को हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ लाएंगे, मतलब उनको शिफ्ट करेंगे यूरिया डीएपी से हटाकर। तो ये 4-5 शब्द तो सर मैंने सुने कृषि से जुड़े, किसानों से जुड़े, बाकी आप मुझे करेक्ट कीजिए सर। जरूर, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं हर वर्ष बजट को सुनता हूं और बड़ा ध्यान से सुनता हूं। आपने बिल्कुल बताया, आप यदि इसके बाकी बजटों से तुलना कर लें आज तक, और हरबीर जी बैठे हैं, एनके सिंह जी बैठे हैं, मुझे करेक्ट करेंगे, आप बाद में गिन लीजिएगा, इस देश के इतिहास में आज तक ऐसा कोई बजट नहीं आया होगा जिसमें किसान का जिक्र इतनी कम बार हुआ। और सिर्फ जिक्र की बात नहीं है, मैं आपको 7 चीजें गिना देता हूं। सप्तऋषि की बात क्योंकि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने कही, मैं आपको किसान के सप्तऋषि गिना देता हूं। नंबर 1, बजट में हमेशा बताया जाता है कि देश के कुल खर्चे का इतना प्रतिशत कृषि को दिया जाएगा। क्या आपने वो सुना? नंबर 2, सरकार ने कहा था 6 साल में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो पिछले साल 28 फरवरी को पूरा हो गया था। क्या आपने सुना कि कितने की दुगनी हुई भी नहीं? किसान की आमदनी का जिक्र भी सुना आपने? नंबर 3, पूरे देश का किसान कहता है मुझे एमएसपी की गारंटी दो। एमएसपी को लागू करने के लिए सरकार की एक आशा नामक स्कीम हुआ करती थी, जिसका बजट घटा के 1 करोड़ कर दिया गया था। उसमें कोई वृद्धि की बात सुनी आपने? नंबर 4, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें से स्टेट्स छोड़ के भाग रहे हैं। सरकार की अपनी कमेटी कह रही है कि इस स्कीम को सुधारो, उसके बारे में एक भी शब्द सुना आपने? नंबर 5, मनरेगा की एलोकेशन कम है, दिक्कत हो रही है, उसके बढ़ने की बात सुनी? नंबर 6, सरकार ने घोषणा की थी कि 3 साल में 20,000 हाट को हम एग्रीकल्चर मार्केट बना देंगे। 3 साल पूरे हो गए, उसके बारे में एक शब्द सुना आपने? जी। नंबर 7, एफपीओ, जो कि सरकार ने कहा था 10,000 एफपीओ बनाने की, उसके बारे में कोई घोषणा सुनी? अगर ये नहीं है तो ये कौन सा बजट है भाई? मुझे तो लगता है सर आपने कि सरकार के, बीजेपी के सेठ जी की दुकान में जब से सेंध लगी है पिछले हफ्ते, जब से अडानी जी को झटका लगा है, सरकार को भी धक्का लग गया लगता है। ठीक है, देखिए आपने 6-7 चीजें गिनाई सर, 3-4 चीजें मैंने गिनाई जो इस बजट में थी, लेकिन जो बजट भाषण आप ही के मुताबिक 2.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे का रह गया है, तो कुछ चीजें तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र की कम होंगी ना सर बजट भाषण में। और आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं सर, आपको लंबा अनुभव है दशकों का, हमें भी बजट की डिटेल का इंतजार तो करना चाहिए। कुछ न्यूनतम बात हर बजट, कुछ न्यूनतम बात हमेशा, मैं पिछले 50 बजट स्पीच आप देख लीजिए, हर बजट स्पीच कम से कम कहती है कि हम एग्रीकल्चर में कुल खर्चा इतना करेंगे। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो रह जाती है। मैं वही आपको कह रहा हूं भैया, ये 4 चीजें जो आपने गिनाई, क्या ये सरकार की एग्रीकल्चर की टॉप 10 में से भी हैं ये चीजें? ये कितना खर्च होता है? 2 करोड़ की चीज की घोषणा होती है, 70,000 करोड़ की स्कीम के बारे में चर्चा नहीं होती है। क्या मजाक हो रहा है ये देश के साथ? ठीक है, कुछ और चीजें उन पर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। जो
गांव कस्बों से ही जुड़ी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास है उस स्कीम का बजट हम 66% बढ़ा रहे हैं। 2024 तक 3 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अच्छी योजना है, अच्छा ऐलान है? ये आवास योजना अच्छी योजना है। जो 66% बढ़ाने की घोषणा है वो 1 वर्ष में बढ़ाने की नहीं है, वो मेरे ख्याल में 4 वर्ष में बढ़ाने की घोषणा है। और आप याद रखिए, आप एक बात भूल जा रहे हैं, सन 2022 में इस देश के हर व्यक्ति के पास पक्का मकान हो जाना था। याद है आपको? जी, ध्यान है ना? जी। 2022 निकल गया ना, निकल गया ना। उसके बाद स्कीम क्यों आ रही है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बताते कि क्यों ये नहीं हुआ? 2022 तक जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी उसके बाद आप स्कीम निकाल रहे हैं बिना ये कहे कि नहीं एक्चुअली हो नहीं पाया हमसे, अब हम स्कीम निकालेंगे। इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सर बीजेपी के प्रवक्ता अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन आप हरियाणा से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। जो मोटे अनाज की योजना का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है, आपको लगता है कि क्षेत्रवाद ना भी रखें दिमाग में तो भी अच्छी स्कीमें होना चाहिए देश में? आपने कोई स्कीम सुन ली क्या? स्कीम में तो कोई घोषणा होती है। प्रधान वित्त मंत्री ने जो कहा मैंने बड़ा ध्यान से सुना। वित्त मंत्री ने कहा इस देश के अंदर मोटा अनाज पैदा होता है, तालियां, इस देश में बाजरा होता है, कोदू होता है, ये सब होता है, तालियों की गड़गड़ाहट। लेकिन बजट में तो भैया ये बताया जाता है इसको प्रमोट करने के लिए सरकार इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। क्या आपको सुना? मैंने तो इतना सुना कि हैदराबाद के अंदर उसकी रिसर्च करने वाला एक सेंटर है जिसको अपग्रेड करके अब हायर रिसर्च का सेंटर बनाया जाता है। भैया मेरे, ये घोषणा तो यूजीसी के बजट में भी नहीं होती। यूजीसी का बजट भी इतनी छोटी चीजों की घोषणा नहीं करता। अगर आपने सुना हो कि इस देश के अंदर मोटे अनाज का प्रमोशन करने के लिए सरकार कितना पैसा देने वाली है तो मुझे कृपया जरूर ध्यान दीजिए। लेकिन योगेंद्र सर आप करेक्ट कीजिएगा, योगेंद्र सर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा सर। जो भी बजट भाषण होता है उसके साथ जो डिटेल्स होती हैं वो तो अलग से दस्तावेज मिलते हैं सर, उनको पढ़ा जाता है और फिर हरवीर सिंह जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर वो अगले दिन जब रिपोर्ट फाइल करेंगे तो आंकड़ों के साथ बताएंगे कि देखिए साहब इसमें इतना है, कम है या ज्यादा है। केवल बजट भाषण ही सब कुछ है ऐसा तो नहीं होता ना सर। अच्छा है आपने इसका जिक्र किया और यही मैं बताना चाह रहा था। इस देश में आज से 5-7 वर्ष पहले बजट भाषण का मतलब होता था कि बजट भाषण में हर मुख्य मद का एग्जैक्ट आंकड़ा बताया जाता था। बजट भाषण एक अकाउंटिंग भाषण भी है, बताता है हम यहां से खर्चा इमामदनी लाएंगे और इन चीजों पे इतना मद खर्च करेंगे। बजट भाषण ये नहीं होता हम महिलाओं के बारे में बड़े चिंतित हैं। बजट भाषण ये होता है महिलाओं के विकास के लिए फला प्रोग्राम में हम 5690 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। बजट भाषण में से बजट ही समाप्त हो गया है। अब केवल भाषण, तालियों की गड़गड़ाहट और फिर बाद में हरबीर भाई और मैं बैठे देखते रहते हैं कि अरे ये जो आंकड़े थे इसका तो भाषण से कोई संबंध ही नहीं था। अगले 2 घंटे में यही होने वाला है, आप देखिएगा। ठीक है सर, हमारी चर्चा भी लगातार जारी रहेगी, लेकिन वित्त मंत्री को किसी एक अच्छी योजना के लिए शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, शुभकामनाएं तो मैं उन्हें बिल्कुल देना चाहूंगा क्योंकि इस देश में इस वक्त जितना भारी संकट है उसके बाद और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकट भी है, इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी अवस्था में इस वक्त है, तो उसमें निपटने के लिए वित्त मंत्री को समझदारी के साथ साथ बहुत शुभकामनाओं की जरूरत भी है। और जब से गौतम अडानी जी की दुकान पे छेद लगी है तब से तो वित्त मंत्री को बहुत शुभकामनाओं की जरूरत है। बगैर शुभकामनाओं के बेचारी का काम कैसे चलेगा? अरे लाला जी की दुकान में दिक्कत आ गई है, इनका मुख्य फाइनेंसर जो है उसका दुकान डूब रही है, उसके ऊपर एलिगेशन ये लग रहे हैं, एलिगेशन है पता नहीं सच है नहीं है, कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है अडानी ने। तो इसलिए वित्त मंत्री को तो बहुत शुभकामनाओं की जरूरत है बेचारी। मुद्दे पर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज चूंकि चर्चा बजट पर हो रही है तो हम कोशिश यही करें कि वित्त मंत्री के जो ऐलान है बजट के उन पर हम फोकस रखें। एनके सर कुछ कहना चाह रहे हैं? एनके सर बात कही है, मैं समझता हूं कि उस सारे से हम इत्तेफाक करते हैं। एक चीज है जो एक स्लाइट ग्लिमर ऑफ होप है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में अगर हम मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, बाजरे को प्रमोट कर रहे हैं और सरकारी स्तर पे इस तरह कर रहे हैं, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आप जानते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि किस तरह हम गेहूं हमारा सरप्लस हो रहा है और वो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, लिहाजा हम इंटरनेशनल मार्केट पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम गेहूं से शिफ्ट करके मिलेट पे आ जाएंगे
तो ये एक अच्छी चीज होगी। नेचुरल फार्मिंग अभी तक कंफर्म नहीं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उसको लेके बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है। तीसरा ये कि हो सकता है कि जो किसानों के लिए राहत की बात होगी, मान लीजिए कि एमएसपी के रेट्स बढ़ाना है, एक बार फिर से बढ़ाना, वो शायद इलेक्शन के 2-4 महीना पहले करेंगे, उसको इस बजट से हटा लिया है। वो हो सकता है कि दिसंबर के आसपास करे, मुझे ये स्ट्रेटजी लग रही है। योगेंद्र सर, लेकिन जैसा हमारे मित्र ने अभी कहा, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे जो बजट में घोषित किया है। 6 महीने बाद आखिरी इलेक्शन से पहले क्या करेंगे उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। मैं आपसे 100% सहमत हूं, बाजरा को प्रमोट करना, मोटे अनाज को प्रमोट करना अच्छा नहीं, बहुत शानदार कदम है। ये कृषि के लिए अच्छा है, पानी के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन एनके सिंह जी, बजट में हम ये नहीं सुनना चाहते कि बाजरे का उत्पादन करना अच्छी बात है। मैं ये सुनना चाहता हूं कि बाजरे को, मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए सरकार फला योजना के अंदर इतने 1000 करोड़ रुपया देगी। पिछले कई वर्षों का अनुभव है, और एनके सिंह जी आप जानते हैं, हरवीर सिंह पुष्ट करेंगे कि बजट स्पीच के अंदर कहा जाता है ये बहुत बढ़िया चीज है, ऐसा होना चाहिए, और जब हम आंकड़े देखते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअली पहले से एलोकेशन कम कर दिया उसमें। तो आप इस सरकार को बधाई जरूर दीजिएगा, लेकिन तब जबकि आप ये देखें, या तो वित्त मंत्री हमें भाषण में बता देते कि अब तक सिर्फ 50 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, मैं इस चीज पे अब 500 करोड़ अलॉट कर रही हूं, तो मैं तालियां बजा देता। उन्होंने एलोकेशन के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और बजट इज अबाउट एलोकेशन ऑफ मनी। ये चीज हम भूल गए हैं। हाँ, मजाक हो रहा है बजट के नाम पे इस देश। जो योगेंद्र सर बात कह रहे हैं वो फैक्चुअली बिल्कुल सही है। लगातार हम भी पिछले 1-1.5 दशक से बजट को कवर करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी है इस बजट में खेती किसानी के मोर्चे से, या सिर्फ आलोचना ही आलोचना? नहीं, असल में देखिए, एग्रीकल्चर को लेकर के इसमें लगभग स्टेटस को है। एक तो ये बड़ा चैलेंज हो गया बजट के बाद तुरंत बात करना कि मैं, जैसे योगेंद्र जी कह रहे हैं कि पहले बजट में आप एलोकेशन बताते थे कि आपने मान लिया, सपोज के वित्त मंत्री ने कहा हमारा इंटेंशन है 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट होगा, तो अभी इस साल में कितना होने जा रहा है, वो इकोनॉमिक सर्वे में 18.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे इरिगेशन है, उसके लिए क्या है, ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो फंड की बात कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, फंड्स ऑफ फंड पिछले बजट में अनाउंस किया गया था, उसको क्या हुआ, वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं, बिल्कुल सही है कि ये सप्तऋषि और ये सब जो बातें की गई हैं, देखिए जो मिलेट्स हैं, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबली, पूरा इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, दुनिया भर की जगह हो रहा है कि मिलेट्स के व्यंजन चलेंगे, उसको तमाम सारी कवरेज हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मिलेट के लिए कोई आप ऐसा डिफरेंशियल रिजीम क्रिएट कर रहे हैं कि किसान अट्रैक्ट हो जाए? देखिए अल्टीमेटली उसको गेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाजरा किसान को क्या एमएसपी पिछले साल से ज़्यादा मिलेगी, या कोई स्कीम? देखिए सवाल है कि अनाउंसमेंट करना बहुत आसान है, क्या मिलेट्स के कंजम्पशन के लिए कोई ऐसी स्पेशल स्कीम बजट में नहीं आ सकती? रोड मैप भी होता तो ज्यादा रोड मैप नहीं, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि मिड डे मील, आप कहते हैं कि 40,000 करोड़ जो मिड डे मील में या 60,000 करोड़ खर्च होता है, उसमें से मोटे अनाजों पे जाएगा 30,000 करोड़, वही यूज। तो सवाल है कि आपको कॉन्क्रीट दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनाउंस कर। एग्रीकल्चर से थोड़ा शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्री। अगर ये आज ये कह देते कि हम एमएसपी पे बाजरा जितना भी आएगा सारा खरीदेंगे, तो किसान उत्साहित होता। एक लाइन और ऐड करनी थी बस। लेकिन मनोज सर, खेती किसानी के बाद अब बात थोड़ा इंडस्ट्री की, उद्योग जगत की, लघु उद्योग को राहत देने की बात वित्त मंत्री ने की है, एमएसएमई को लेकर बड़ा ऐलान किया है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजटरी एलोकेशन है वहां पर साफ साफ लिखा है कि हम 33% जो बजटरी एलोकेशन है उसको बढ़ा रहे हैं, और अब 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर। सर, इसका क्या कुछ मतलब आने वाले वक्त में? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट, बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चलती रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आज की डेट में भी बहुत कम है। प्राइवेट में अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ का जो कैपेसिटी जो है वो भी, उसका भी जो यूटिलाइजेशन है अभी बहुत कम है।
तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब आता है जबकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एग्जिस्टिंग कंपनीज का, एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स हैं उसका पूरा हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ही पिच इन करना पड़ता है। सरकार जब इन्वेस्ट करेगी तो उससे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास होगी, और मेरे ख्याल से इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ MSME सेक्टर जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पिछले 3-4 साल में, मेरे ख्याल से सरकार ने उसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करी है। तो मेरे ख्याल से तो ये दोनों अच्छे स्टेप हैं। और दूसरा जो मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स के अभी स्लैब्स चेंज किए हैं, उसका भी मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एनके सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ का निवेश, क्या सरल शब्दों में इसका मतलब लोगों के लिए रोजगार भी है? देखिए, नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको इससे ज्यादा करना था, और पूरा चीख के जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको बहुत तेजी से, और खास करके हेल्थ और एजुकेशन। क्या वजह है कि एजुकेशन में आपका हर बार आप 2014 से 22 की बात करते हैं, मतलब पिछली रिजीम से, और अब इसके एजुकेशन में हमने देखा कि रियल टर्म्स में अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में लेंगे तो हमारा एजुकेशन में घट गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी। हाँ, हेल्थ में आपने बेटर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हेल्थ में आपका मैनेजमेंट भी अच्छा रहा है और हेल्थ में आपने इंप्रूव किया है। लेकिन जो आपको मॉप अप जो करना है रेवेन्यू, वो हायर टैक्स स्लैब, कम से कम रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है। जिनी कोएफिशिएंट पे हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, तो कम से कम ये जो सरचार्ज था या सुपर रिच टैक्स है, आप लगा के कम से कम चाहें, जब भी आप चाहें आराम से 10 लाख करोड़ ला सकते हैं। आपने वो नहीं किया ऑप्शन, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट खराब होगा, और इसकी वजह से आपने उनको भी राहत दे दिया, और मिडिल क्लास को, छोटा सा है मिडिल क्लास, उसको आपने राहत दे दिया, खास करके टैक्स जो देता है उसको राहत दे दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप चाहते तो रेवेन्यू की आपको बिल्कुल दिक्कत ना होती अगर आप एक सुपर टैक्स लगा, तरुण गर्ग साहब, क्या सुपर रिच पर ज्यादा टैक्स लगाना ये सबसे बेहतर विकल्प है? कुछ लोगों को लगता है ये तो सबसे आसान विकल्प है, देखिए, सबसे ज्यादा अमीर है उस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा दीजिए और कमाई कर लीजिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में मेरा मानना यही है कि ये एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है सुपर रिच का टैक्स लगाना। अब दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी वित्त मंत्री ने जब पूरा कंपैरिजन दिया और उन्होंने हटाने का या फिर कम करने का एक कंपैरिजन चार्ट भी दिया था, उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि हमारा पर्सनल टैक्स रेट सारे विश्व में सबसे ज़्यादा हो रहा था, 42.744%, सो विच वॉज वेरी, मतलब एक बहुत ही हायर लेवल पे था। तो उसको कम करने की भी एक चेष्टा की है, और अगेन ये सिंप्लीफाइड रिजीम में कम किया है। तो पुरानी रिजीम में तो वैसे भी वही है ना, और पुरानी रिजीम में आपके पास एग्जेम्पशंस भी हैं, तो वो देखने की बात है कि अगर जो हमारे सुपर रिच पीपल हैं वो नई टैक्स रिजीम का रुख करेंगे इसके हिसाब से या नहीं करेंगे। और एक दो चीज़ें और भी खास जानने वाली बातें ये हैं कि 54 और 54F की जो एग्जेम्पशन है उसमें भी लिमिट उन्होंने 10 करोड़ की कर दी है। कि अभी तक क्या था कि ये सुपर रिच पीपल अगर अपना एक घर को बेच के नए और आलीशान घरों में रहते थे तो वहाँ पे ये एग्जेम्पशन ले लेते थे, तो वहाँ पे भी 10 करोड़ तक की उन्होंने लिमिट की है। तो हमें ऐसा नहीं भूलना चाहिए कि बिल्कुल ही सुपर रिच को बेनिफिट दे दिया है। तो एक बैलेंस्ड, मैं ये कहूँगा कि बैलेंस वे में काम किया गया है। जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करके बता सकें, अगर आप बता सकते हो अभी एक आम आदमी को जो इस वक्त समझना चाह रहा है कि भाई मुझे क्या कुछ फायदा हुआ या मुझे क्या कुछ नुकसान हुआ, थोड़े से आंकड़े पेश कर सकता हूं। तो जो अभी तक ये था कि 15 लाख तक की जो इनकम जो थी, तो जो हमारी वित्त मंत्री ने भी समझाया था कि 1,87,500 रुपए तक का टैक्स था, तो अब वो 1.5 लाख पे कुछ आ गया है। तो 37,500 रुपए तक का बेनिफिट जरूर नई रिजीम में देखने को मिलेगा। जिनकी जो 12 से 15 लाख के स्लैब में 15 लाख तक, 15 लाख 12 से 15 लाख वाले, उनको लगभग 37,000 रुपए, 37,500 का बेनिफिट। ठीक है, इसके अलावा सर, इसके अलावा थोड़े से फाइनर प्रिंट्स हमें देखने पड़ेंगे, तब मैं थोड़ा सा और दर्शकों तो दो जो स्लैब हैं वो साफ हो चुके हैं। अगर आपकी तनख्वाह लगभग 15 लाख रुपए सालाना है तो आपको मौजूदा टैक्स रिजिम में लगभग 37,000 रुपए का फायदा होगा। अगर आप 12 लाख रुपए तक के स्लैब में हैं तो आपको लगभग 15,000 रुपए का फायदा होगा। अब आपको 45,000 रुपए देने होंगे, पहले आपको 60,000 रुपए देने होते थे। तो आप अपने सीए से संपर्क कर सकते हैं कि भाई हमारा कितना पैसा बच रहा है। लेकिन एक रोड मैप नए भारत का
इनके सर क्या वो आपको नजर आता है? मतलब जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं बार बार, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने शुरुआत में कहा था कि देखिए उसके गोल बहुत लंबे वक्त के बाद दिखते हैं, लेकिन अगर एक साथ एक झटके में 33% बजटरी एलोकेशन बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्या ये सामान्य है? क्या ये नए भारत के विजन के तौर पर इसको ना देखा जाए? नहीं, एक बात तो बहुत साफ है कि ये इस गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि अगला चुनाव भी वो जीतेगी, लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब भी कभी खर्च होता है तो वो ये मान के चला जाता है कि सरकार दूरदृष्टि रख रही है। 5 साल में जो रिटर्न, जैसे मान लीजिए कि एक रोड कंस्ट्रक्शन है, हाईवे कंस्ट्रक्शन है, इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, जो करस्पॉन्डिंग, उसका बेनिफिट हमें 2, 3, 4 साल बाद मिलता है। अगर एक पावर प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो उसका मुमकिन है कि 5 साल बाद मिले आपको उसका बेनिफिट। अगर आप कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाते हैं तो 15 साल लग सकता है। तो सरकारों, यही वजह है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी तक ध्यान नहीं दे रही थी। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च है, मुझे अभी देखना होगा फाइन प्रिंट्स कि हेल्थ में आप कितना कर रहे हैं। हेल्थ आपकी बड़ी क्राइसिस है। आप जानते हैं कि भारत में 5 बच्चों में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको मिनिमम एक्सेप्टेबल न्यूट्रिशन। सर मैं उसका पॉलिटिकल मतलब भी समझना चाह रहा हूं। मनोज सर, उत्तर प्रदेश में, अगर मैं यूपी का रहने वाला हूं, 2 बातें समझ में आती हैं, बेहतर सड़कें और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। चुनाव जीतने के लिए आपको और क्या चाहिए सर? अगर आप बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दे पा रहे हैं, अगर आप बेहतर सड़कें दे पा रहे हैं, हाईवे दे पा रहे हैं, एक्सप्रेसवे दे पा रहे हैं, अपने बेसिक चुनावी मुद्दे के अलावा, मनोज सर। देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में जितने भी सर्वे हुए हैं, उन सर्वे में ये, मतलब आज मैं पिछले 1 महीने की बात कर रहा हूँ, तो उन सर्वे में सिर्फ एक ही चीज़ सामने आई है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो ये गवर्नमेंट दोबारा वापस आएगी। और नरेंद्र मोदी की मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी और लोगों का जो ट्रस्ट नरेंद्र मोदी के ऊपर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और आज जो टीना फैक्टर हम कहते हैं, उनके सामने एक जो वोटर है, जब वो वोट करने जाता है तो कोई ऐसा दूसरा फेस नहीं है कि वो वहाँ वोट कर सके। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस फैक्टर के पीछे मोदी गवर्नमेंट का जो पिछले 10 साल का जो काम है, ख़ास तौर से उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उन्होंने भले ही कोई भी ड्रास्टिक स्टेप लिए हों, लेकिन जो हिंदुस्तान की जनता है हमेशा उनके साथ रही है। अगर आप 10 मेजर डिसीजन लेते हैं तो उसमें से 1-2 डिसीजन हो सकता है कि इकोनॉमी के लिए ठीक ना हो, लेकिन अगर आपका इंटेंशन ठीक है तो 7-8 डिसीजन हमेशा ठीक होते हैं जी। तो जब वो 1-आध डिसीजन जो ठीक नहीं थे, उसके बाद भी जो इलेक्शन हुए उसमें भी लोगों ने मोदी के ऊपर ट्रस्ट करा और बीजेपी को उन्होंने वोट किया। तो मेरे को लगता है कि ये एक कॉन्फिडेंस इस बजट में दिखता है, जो कि जितना ज़्यादा ये पॉलिटिकल बजट हो सकता था, इलेक्टोरल बजट हो सकता था, उतना है नहीं। मेरे को लगता है कि सरकार को कॉन्फिडेंस है कि वो चुनकर वापस आएगी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसा देना और इंफ्रास्ट्रक्चर का जमीन पर दिखना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का जमीन पर दिखना, क्या वो पॉलिटिकली फायदा नहीं पहुंचाता सर पॉलिटिकल पार्टी को? नहीं, ऐसा है कि जैसे एनके सिंह जी ने बोला कि अगर आज हम उस बजट का एलोकेशन आज होता है जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर 4 साल के बाद दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोदी गवर्नमेंट को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको पता है कि 4 साल के बाद, मतलब कि उन्हें अगले इलेक्शन में भी वापस आना है, और जिस समय वो वापस आएंगे उस समय लोगों को ये सारे के सारे डेवलपमेंट के जो काम हैं, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उस समय लोगों को दिखेंगे और लोगों के वो काम आएंगे। ठीक है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी जितनी भी रोड्स बनी हैं, या जो मेडिकल कॉलेजेस या बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बड़ा है, तो हाँ, या जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसमें एक टाइम लगा है। ठीक बात। हाँ, तो अगर आप देखेंगे कि स्टेट का बजट भी अगर उत्तर प्रदेश का था, तो उत्तर प्रदेश में योगी को इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने अपने लास्ट बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो बजट एलोकेशन है काफ़ी ज़्यादा किया था। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी की कंटिन्यूटी किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। पहले जो हमारे देश की जो प्रॉब्लम थी वो ये होती थी कि बाहर का जो भी इन्वेस्टर इंडिया आता था, उसे पता ही नहीं चलता था कि अगले टाइम पॉलिसी क्या होने वाली है। मतलब आज पॉलिसी ये है, यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल हंगामा हुआ, अगले बजट में पता चला सारी पॉलिसी चेंज हो गई। और लेकिन मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा, जो मेरे ख्याल से अचीवमेंट है, वो ये है कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी की कंटिन्यूटी है। जो भी इन्वेस्टर आज आता है, या फिर प्राइवेट सेक्टर भी अगर इन्वेस्ट करता है, या कोई भी इन्वेस्ट करता है, तो उसको मालूम है कि
आज क्या पॉलिसी है और आने वाले टाइम पर क्या होने वाली है। बिल्कुल। तो जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दिलाने की। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि 2012 में दिनेश त्रिवेदी रेल बजट पेश करते हैं, ममता बनर्जी नाराज होती हैं, दिनेश त्रिवेदी को हटा दिया जाता है और अगले 2 साल में एक के बाद एक 6 रेल मंत्री देश में बदलते रहते हैं। जो भी कोई रेलवे में निवेश करने के बारे में सोच रहा होगा या जिसका पैसा लग गया होगा, उसको लग रहा होगा कि मैं कहां फंस गया। लेकिन हरवीर सर, क्या ये बजट रोजगार पैदा करने वाला बजट भी आपको लगता है, खासकर उद्योग जगत के लिहाज से, एमएसएमई के लिहाज से और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं जिक्र कर रहा था उसके बढ़ते बजटरी एलोकेशन के लिहाज से? हरवीर सर, मेरे ख्याल से जो फोकस है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, और ये एक थ्योरी है कि जब आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें आ जाता है उसके बाद, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह से काम करता है। अब सरकार ने इतना बड़ा इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट रखा है, तो जाहिर सी बात है कि जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में जॉब क्रिएशन होता है। हालांकि एमएसएमई के लिए भी क्रेडिट गारंटी और वो सब किया है उनको, जिससे कि सस्ता कर्ज उनको मिले और गारंटी मिले। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के जरिए जॉब क्रिएशन की इसमें कोशिश मुझे दिखती है। कितना होगा ये भी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, बट ये मुझे लगता है कि ये फोकस उस तरफ गया है बजट में। ठीक है मनोज सर, ये जो स्क्रीन पर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शेयर मार्केट किस तरीके से इस वक्त बजट को ले रहा है, वो देखिए। उसमें सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा अंकों की उछाल है, निफ्टी में भी लगभग 300 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रुपया 22 पैसे मजबूत हुआ है, मतलब जो बाजार है उसने बजट को हाथों हाथ ले लिया है। मनोज सर, ये माना जाए? जी हाँ, बजट को हाथों हाथ लिया है और उसका जो मेन कारण है वो यही है कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था कि ये लास्ट बजट है और ये पूरा का पूरा इसमें सरकार सोशल वेलफेयर और बाकी जो चीज़ें हैं फ्रीबीज बांटने में काफ़ी पैसा खर्च करेंगी, तो लेकिन वो इस बजट में नहीं हुआ। और जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं सरकार ने उनकी तरफ पूरा फोकस रखा है, हमारा जीडीपी ग्रोथ कैसे हो, हमारा फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल में रहे, तो ये सब चीज़ें इस बजट में हैं। तो मेरे ख्याल से जो मार्केट को जो बूस्ट करा है ये ही मेरे ख्याल से उसके पीछे मेन कारण है। जो कुछ अभी जानकारी छनकर आ रही है हरवीर सर, जो तमाम फैसले वित्त मंत्री ने लिए हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अब मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, कैमरा लेंस सस्ते हो जाएंगे, खिलौने सस्ते हो जाएंगे, बाइसिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल, एलईडी, ये तमाम चीजें बायोगैस रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं ये सस्ते होंगे। जो महंगा होगा वो मोटे तौर पर सोना, चांदी, प्लेटिनम और कुछ किचन की चिमनी और इस तरीके की चीजें कुछ महंगी होंगी। क्या वाकई इनका बहुत ज्यादा मतलब रह जाता है सर जीएसटी के वजूद में आने के बाद? नहीं, देखिए जो फोकस है गवर्नमेंट का वो क्या है, वो था कि जो मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग है उसका वैल्यू और नंबर दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ा है हमारे देश में और एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्चुअली वो जो पहले पीएलआई जो स्कीम थी जी, उसके जरिए मकसद था कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। अगर आप देखेंगे वो एक कनेक्ट है, ये जो ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उसका एक कनेक्ट है, वो टीवी से रिलेटेड हो या मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड हो। और बाकी जो ग्रीन एनर्जी है, जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग नेट जीरो पर जो जाएंगे उसके लिए बायो सीएनजी हो या दूसरे उस तरीके ग्रीन एनर्जी के जो ये है कंजम्पशन की चीज़ें, उनको बढ़ावा देने के लिए, मान लिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उस सब के लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ों में उस तरीके से जो चेंजेस हैं जी, और ग्रीन एनर्जी के लिए जो इनिशिएटिव है उसको एनकरेज करने के लिए ये दो चीज़ें इसमें ज़्यादा जो इसमें जो ट्वीक किया गया है ड्यूटी स्ट्रक्चर में वो उसको फोकस करता दिखता है। ठीक है तरुण जी, महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग स्कीम का ऐलान किया वित्त मंत्री ने 2 साल के लिए। इसका क्या कुछ मतलब है सर, अगर आप जो समझ पाए हो और जो महिला इस वक्त इंटरेस्टेड हो इस स्कीम में, उनको अगर आप समझा सकें? देखिए, महिला सम्मान जो स्कीम इन्होंने करी है वो पहले तो 2 साल के लिए है और इसमें एक जो देखने योग्य बात ये है कि 7.5% का आपको फिक्स्ड ये रेट दे रहे हैं और इसमें पार्शियल विड्रॉल की भी जो इन्होंने प्रावधान रखा है। हालांकि फाइनल प्रिंट्स देखने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली ये एक उनके लिए सेविंग का बूस्ट। अभी जो बैंक में एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कम है 7.5। बिल्कुल, अभी मतलब 7.5 तो नहीं है। डेफिनेटली अब ये जो इन्होंने होम लोन्स पे भी ब्याज दरें बढ़ाई हैं तो एफडीज पे जो रेट्स है वो बढ़े हैं, बट 7.5 नहीं है, अभी भी 7.5 नहीं है। बट ये जो 2 साल के पीरियड के लिए महिलाओं के लिए जो करा है इन्होंने, तो ये डेफिनेटली देखने योग्य बात है। लॉक इन पीरियड ज्यादा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, यहाँ पे लॉक इन पीरियड सिर्फ 2 ही साल है और उसमें भी पार्शियल विड्रॉल भी अवेलेबल है। बेहतर है ये स्कीम महिलाओं, उस लिहाज से ये महिलाओं के लिए डेफिनेटली ये बेहतर स्कीम है, इनको देखने योग्य स्कीम है। और एक और जो बात मैं कहना चाहूंगा,
जी सीनियर सिटीजन कह देंगे एनके सिंह सर ने अपने मतलब की चीज देख ली। एनके सर क्या है उसमें? उसे मिस ना किया जाए, डबल कर दिया है, जो लिमिट था ना 15 लाख का उसको डबल कर दिया है, 30 लाख कर दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते हैं पहले से भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ी राहत है कि एक व्यक्ति पति पत्नी अगर चाहे वो 60 लाख रुपया अगर पार कर देता है तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी आजीविका के लिए करीब 4.5 लाख रुपया हर साल उसको मिलने, मतलब 40,000 रुपया औसत उसके घर के खर्चे के लिए मिलने लगेगा, और ये लगभग टैक्स फ्री होगा। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप देखें तो सीनियर सिटीजन के लिए एक राहत की चीज है। ठीक है। और एक जो मैं एक आपको लीव एनकैशमेंट का, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक लीव एनकैशमेंट की भी बात बताना चाहता था कि लीव एनकैशमेंट का भी हमें प्रावधान ध्यान में रखना चाहिए कि 3 लाख तक की पुरानी जो रिजीम थी 2003 में जो वित्त मंत्री ने बोली, अब उसका जो दायरा है, उसको जो क्यूमुलेटिव लिमिट है 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की बात है, जो कि एक बेहतरीन मूव है। क्योंकि क्या फर्क पड़ेगा सर? उससे देखिए, अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपकी इतनी सारी छुट्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको जब आप कंप्यूट करते हैं तो वो 3 लाख से तो कहीं ज़्यादा होती है, बिकॉज जब रिटायरमेंट पे वैसे भी आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा होती है और उसी लास्ट ड्रॉन वेजेस पे आपकी वो कंप्यूट होती है लीव की अमाउंट। तो डेफिनेटली जो 25 लाख किया है वो आज के सिनेरियो में एक अच्छा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। लेकिन 80C स्टैंडर्ड डिडक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें थोड़ा और विचार करना चाहिए था, खासकर कोरोना के बाद जिस तरीके से प्रीमियम बढ़े हैं हेल्थ इंश्योरेंस। उम्मीद यही थी कि कहीं ना कहीं इसमें भी 80C में भी वो एडिशनल बेनिफिट कुछ देंगे। बट देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वित्त मंत्री के पास सारी चीज़ें वो नहीं कर सकती, उन्होंने कोशिश ज़रूर करी और उसका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है। मनोज सर, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इसके लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं वित्त मंत्री ने अपने भाषण में, और कहा यह जा रहा है कि महंगा पेट्रोल डीजल जो है उसके इंपोर्ट में भी कमी आएगी इससे, और कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से भी बेहतर है। किस तरीके से देखते हैं सर आप इस पहल को? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि आज की डेट में हमारे सामने जो भी हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऑयल की जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो सारा का सारा इंपोर्ट होता है, और इसका पूरा का और इसका जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली हमारी आपने देखा होगा कि जो भी बजट होता है तो बजट में वो पहले एक हाइपोथेसिस रखते हैं कि हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है या बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो इस एग्जम्पशन पे हैं कि क्रूड का प्राइस $100 होगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि इसका इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारे देश के लिए। तो अगर मान लीजिएगा कि हम इससे मुक्त हो जाते हैं या उस पर डिपेंडेंस थोड़ी भी कम हो जाती है तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हाँ, जितना हम सेल्फ डिपेंडेंस एनर्जी में होंगे तो वो मेरे ख्याल से हमारे लिए उतनी ही। हरवीर सर, एथनॉल की जब चर्चा हो रही हो तब हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो रही है और उसके लिए 20,000 करोड़ का आवंटन भी यहाँ पर किया जा रहा है। वक्त की जरूरत भी है सर? हाँ बिल्कुल, देखिए जो हमारा जो एनर्जी इंपोर्ट है वो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हम लोग जो अल्टरनेट फ्यूल है उसी पर हम जाएंगे। तो एक एथेनॉल एक बड़े अल्टरनेट फ्यूल के रूप में, और वो भी इको फ्रेंडली है, उसके रूप में उभर के आ रहा है। दूसरे जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये भी बेसिकली वही है, क्योंकि हमें एनर्जी तो चाहिए, और इतना हमारा कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल है उसमें हम लोग अपना अभी उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाए। तो इसमें एक तो फॉसिल फ्यूल से आपका जो एनवायरनमेंट को लेकर के चैलेंज आता है, दूसरे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर सीधा असर पड़ता है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ें जो है अगर हम डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस करके जो अल्टरनेट फ्यूल है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, और वो देना ही पड़ेगा क्योंकि वही सस्टेनेबल भी है। मनोज सर, इस वक्त की जो अपडेट लगातार सामने आ रही है उससे ऐसा लगता है कि बाजार ने कुछ ज़्यादा ही पसंद कर लिया है इस बार के बजट को। 1200 अंक के पार चला गया है सर सेंसेक्स, और निफ्टी में, खासकर बैंक निफ्टी में लगभग 1350 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। बैंकिंग, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, रियलिटी सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या सर, ये क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, ये इंडिकेट तो यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक जा रही है। अगर किसी सेक्टोरल, अगर लेट अस अज्यूम कि पावर सेक्टर के शेयर चढ़ रहे होते तो इसका मतलब होता है कि पावर सेक्टर के लिए ये जो बजट अच्छा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर तब चलता है जबकि पूरी अर्थव्यवस्था ही ठीक हो। तो ये जो बजट है, इस बजट का पूरे अर्थव्यवस्था में अच्छा असर पड़ेगा, इसका मतलब यही है। लेकिन मेरा एक कंसर्न है कि अब आजकल अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो इंडिया का स्टॉक मार्केट वैसे ही थोड़ा हीटेड है, और ख़ास तौर से बैंकिंग सेक्टर है वो हमारे यहाँ ओवर हीटेड है।
तो ऐसे में भी 1200 पॉइंट मतलब 1350 पॉइंट बढ़ना, तो चलिए ठीक है, ये कम से कम बजट के लिए तो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है तरुण जी, देखिए हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि टैक्स को एक बार थोड़ा आप और तसल्ली से समझा दीजिए कि किस तरीके का प्रावधान है, ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम किस तरीके से बने रहेंगे और इसमें क्या कुछ ऐलान किया है, उसका मतलब क्या है, एक बार सर आप थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। हाँ जी, देखिए क्या है कि आज की तारीख में अगर मैं आपको बात करूं तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है वो है पुरानी टैक्स रिजीम, और हमें अपनी रिटर्न के टाइम पे चूज़ करना होता है कि क्या मैं नई रिजीम में जा रहा हूँ, और नई रिजीम में जाने के लिए हमें कुछ बेनिफिट्स को वो करना होता है कि तिलांजलि कह लो या फिर छोड़ना पड़ता है। वो क्या है हमारे, जैसे HRA का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, इवन आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ATC के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, हालांकि उसमें NPS कवर्ड है, NPS का फिर भी आपको नई रिजीम में बेनिफिट मिल जाता है। तो वो सारी नई रिजीम थी, तो इसी के कारण लोग बाग कतराते थे नई रिजीम में, और सैलरी क्लास भी नहीं जाते थे, बहुत ही कम लोग नई रिजीम में जाना पसंद करते थे या जो कि इन्वेस्ट ही नहीं करते थे। बट अब वित्त मंत्री ने डेफिनेटली ये जो कदम उठाए हैं, जो नई रिजीम का स्लैब बढ़ा दिया है, जैसे 3 लाख तक तो बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिया, और 7 लाख तक की आमदनी पे भी 0 टैक्स है, तो 87A की जो रिलीफ है वो भी आपको बढ़ा दी गई है। तो डेफिनेटली मतलब जो 7 लाख रुपए कमा रहा है साल में उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 7 लाख तक 0 हो गया, लेकिन ये है कि अगर आपकी 7 लाख से ऊपर है तो फिर आपको अगेन वो 3 से 6 और वो उस आ जाएगा। 7 लाख तक जो है उस पे फिर 0 है, 7 लाख तक से ऊपर आपकी आमदनी नहीं होनी चाहिए, तब आपका 0 है, नई रिजीम में 0 है टैक्स। ठीक है, नई रिजीम में 0 है। जी, तो जी। जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए सालाना है वो नए टैक्स रिजीम को अपनाएं, बिल्कुल। तो उनको फायदा होगा, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। सर अब जरा इसका दूसरा पहलू, जिनकी तनख्वाह लगभग 12 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, 15 लाख है, उनके लिए मौजूदा परिस्थिति में कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर होगी, नई टैक्स या पुरानी टैक्स? देखिए, उसमें भी मेरे को यही लग रहा है कि आपकी नई रिजीम बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि 12 लाख तक की आमदनी वालों के पास भी इतना कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो प्रोविडेंट फंड में भी डालेंगे तो कितना ही डालेंगे, और NPS या वो सारी चीज़ें हैं, तो उनको बेसिकली अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी आमदनी को देख के ही करता था। पर अब ये जो नई रिजीम है डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव कर दी गई है हमारी वित्त मंत्री के द्वारा, तो मेरे को तो यही लगता है कि अब नई रिजीम को ही चुनना बेहतर होगा। 12 से 15 लाख वाले जो सैलरी स्लैब वाले लोग हैं सर, उनके लिए नई टैक्स स्लैब या पुरानी टैक्स स्लैब मौजूदा परिस्थिति में? वो 80C शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, जरा वो एक बार सुना देते हैं जी। I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. ठीक है, चलिए दोबारा संपर्क करेंगे जी। तरुण जी, 12 से 15 लाख, 12 से 15 में देखिए, ATC में भी 1.5 लाख रुपए दे रहा है, वो NPS में भी 50,000 रुपए मिनिमम दे रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 दे रहा है, अपने पेरेंट्स की हेल्थ पॉलिसी में भी 50,000 दे रहा है, उसके लिए क्या बेहतर होगा? नहीं, आपने बिल्कुल जायज क्वेश्चन पूछा। पहले एक ये हम ब्रेक इवन पॉइंट देखते थे, तो एक 2.5 लाख तक का एक ब्रेक इवन आता था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से ज्यादा करी है मौजूदा अगर मैं बात करूं, तो आपको पुरानी रिजीम ही बेहतर होती थी। तो डेफिनेटली अब ये ब्रेक इवन 3.5 या 4 लाख तक का आएगा। तो अगर वो जो एक मध्यम वर्ग का इंसान है या नौकरी पेशा लोग हैं, वो अगर पूरा 1.5 लाख अगर ATC में डालें, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लें, और अगर HRA का भी बेनिफिट हो रहा है, तो फिर भी मतलब पुरानी रिजीम ही बेहतर होगी उनके लिए। अभी भी पुरानी रिजीम बेहतर जी है। जी मनोज सर, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जो टैक्स पेयर्स का बेस है, क्या वो भी बढ़ पा रहा है या वो और उल्टा कम हो गया है इस ऐलान से? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि इससे कुछ फर्क होने वाला है। ये जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ सिंपल हुई है, और उन्हीं को और कम से कम देखने में उनको लगेगा कि ये उनके लिए अट्रैक्टिव है। और लेकिन जो टैक्स पेयर्स का बेस है उसका मेरे को लगता नहीं कि इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है। हरवीर सर, टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी इससे या और कम हो सकती है? टैक्स देने वालों की संख्या तो आपकी आमदनी बढ़ने से बढ़ती है, और ये जाहिर सी बात है, जो एक वोकल सेक्शन है सोसाइटी का, उसको इसमें राहत है या उसको थोड़ा सा एक राहत फील गुड का जो इफेक्ट है वो ये है। मैं फिर एक बात कहूँगा कि जो इनकम डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए बजट में कुछ मुझे नहीं दिखता। दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया भर में जो वेलफेयर स्टेट की एक जो डेफिनेशन होती है उसमें माना जाता है कि आप डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा पैसा लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कीजिए। लेकिन हम लोग जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो GST के जिस तरीके के रेट्स हैं उसमें हम गरीब से भी उतना ही टैक्स लेते हैं, और इस भ्रम में लोग जीते हैं कि नहीं हम तो टैक्स पेयर हैं। नहीं, एवरीबडी इज टैक्स पेयर। जो भी कंज्यूम कर रहा है कोई भी चीज़ देश में वो टैक्स पेयर है।
तो माना यह जाता है कि आप लोगों को टैक्स देने लायक तब बनाएंगे जब आप इनकम टैक्स डिस्पैरिटी कम करेंगे या लोगों की जो पर कैपिटा जो इनकम है उसको बढ़ाएंगे। तो ये तो इसमें मतलब डिस्पैरिटी तो कम होती नहीं दिखती। इनकम कैसे बढ़ेगी वो अभी हम देखेंगे बजट में। इससे जुड़ा एक और आंकड़ा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दिया है और उस आंकड़े को लेकर लगातार चर्चा होती है। एनके सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता cause of middle class. You need to understand. Rebate coming for tax, that's a huge thing that the middle class is really waiting in terms of the budget. This is हमें हड़बड़ी नहीं, तुम लोग हड़बड़ा रहे थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी है। तो आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद को। एनके सर, पर कैपिटा इनकम जिसका जिक्र अभी हरवीर सर कर रहे थे, वित्त मंत्री ने बताया कि देखिए 2014 से 2023 तक आते आते वो दुगनी हो चुकी है, लगभग 2 लाख, 1,97,000। क्या ये आंकड़ा पर्याप्त नहीं है बताने के लिए कि सरकार कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है, या पर कैपिटा इनकम हमेशा सवालों के घेरे में रहती है? नहीं, पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन ही फॉल्टी है, इसलिए हम उस पर अगर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, वो किसी भी सरकार के, और इस सरकार का ही नहीं, पिछले 70 साल की सरकारों का एक्चुअल परफॉर्मेंस बताता है। आप जानते हैं कि 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, आज 32 साल में आप ताज्जुब करेंगे कि जहां पे हम इंडिया रैंकिंग कर रहा था लगभग वहीं पे है। 134 पे था, 130 तक आया, अब की साल फिर 132 पे आ गया है। तो अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं किया है तो इस पर कैपिटा का तो ये होता है कि अंबानी की इनकम और मेरी इनकम आपने दोनों की जोड़ दिया, उसके बाद बटा 2 कर दिया और बता दिया कि साहब पर कैपिटा इनकम। लेकिन ये फॉर्मूला तो यूपीए के वक्त में भी था। अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार कहा था, इसीलिए 70 साल का कह रहा हूं। 2004 से 2014 में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, तब भी तो यही फॉर्मूला होता होगा सर, नहीं, पॉलिटिकल क्रेडिट लेते होंगे। इसमें फैक्टर इन इन्फ्लेशन भी करना पड़ेगा जी। आप अगर देखें तो उस समय जो बजट था हमारा, बजट का साइज वो 18 लाख करोड़ का था, ठीक है, आज वो 45 लाख करोड़ का है। तो ये पर कैपिटा इनकम या जीडीपी जो आप देखते हैं कि $5 ट्रिलियन, इसका कोई मतलब नहीं। अमर्त्य सेन ने इसको बहुत बुरा भला कहा। एक मुझे याद है कि फ्रांस में जब सरकोजी थे तो उन्होंने एक सर्वे कराया, 100 इकोनॉमिस्ट पूरे वर्ल्ड के लगे कि ये जीडीपी होता क्या है, ठीक है। उन्होंने बताया कि साहब उसके रिपोर्ट में है कि अगर कनॉट प्लेस में ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। लिहाजा जीडीपी इंडिकेटर नहीं है किसी के कल्याणकारी राज्य का, अगर वो है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसलिए ऐसा नहीं है, सरकार कोशिश कर रही है, कई पैरामीटर्स बेटर हुए हैं, लेकिन आज भी जरूरत है कि हमारा फोकस एक वेलफेयर स्टेट के रूप में ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स जो हैं, खास करके तीनों, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, इन तीनों के हिसाब से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मनोज सर, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 फरवरी तक, ये जो पर कैपिटा इनकम की हकीकत हरवीर सर और एनके सर बता रहे हैं, ये तो वहां नहीं बताई जाएगी ना सर। सरकार कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो तो दावे के साथ कहेगी कि देखिए हमने प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर दी है 8 साल में। देखिए ऐसा है कि मेरे ख्याल से जो प्रति व्यक्ति आय है वो एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि और जो सरकार आम आदमी को बेसिकली एक ही चीज़ सुननी है कि उसकी जेब में इस बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और लेकिन मेरे ख्याल से सरकार की कई सारी जो वेलफेयर स्कीम है जो इस बजट से पहले से चल रही थी और वो कंटिन्यू हो रही है, चाहे वो अन्न योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, उस तरह की जो स्कीम्स हैं वो अगले 1 साल और आएंगी। मेरे ख्याल से एक आम आदमी के लिए वही एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक पर कैपिटा इनकम की बात है, अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो एनके सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कल्याणकारी चीज़ों में की जो बजट है वो कल्याणकारी होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि अगर ओवरऑल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उसका जनरली मतलब मैं एक तो जॉबलेस ग्रोथ होती है, अगर हम जॉबलेस ग्रोथ की बात ना करें तो जनरली एक जो ये एक इस चीज़ का भी इंडिकेटर होता है कि पूरे देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, और इस कारण ही ये जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी है। और कहीं ना कहीं जो नीचे के लेवल के जो लोग हैं ये ऊपर से ट्रिकल डाउन होके नीचे के लेवल पे आती ही है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात